चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है वो लिखिएगा लोकटक झील को लेकर है। आवाज़ आ रही है सभी को? ठीक। लोकटक झील देखिए काफ़ी बड़ा आंदोलन टाइप का हो रहा है। क्यों हो रहा है पहले कहानी के रूप में ये सुन लीजिए। क्योंकि लोकटक झील में के आसपास बहुत सी लोग निवास करते हैं झोपड़ी बनाकर, और वो उनका मेन व्यवसाय जो है वो मत्स्य पालन है, मछली पालन करते हैं। और उन्हें सरकार ने, क्योंकि वो बहुत प्रदूषित हो रही है, इस वजह से प्रतिबंधित कर दिया है। और वो सब पढ़े लिखे युवा हैं जो वहाँ पर मत्स्य का व्यापार कर रहे हैं और उनके पास कोई रोज़गार के अन्य विकल्प भी नहीं है। इसी को लेकर वहाँ विवाद चल रहा है। तो हमें केवल इतना जानना है कि लोकटक झील कहाँ है। जी अच्छा, अभी रुक जाइए, फिर आएगी ठीक से। ज़्यादा दिक्कत कर रही है क्या? अच्छा, सही है। अब ठीक आ रही है। लोकटक झील हेडिंग बनाइए और कहाँ है ये लिखिए। मणिपुर में है। पहला, कुछ एग्जामिनेशन में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वो पूछे जाएंगे, उन्हें आप नोट कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि ये नॉर्थ, जैसे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट पड़ते हैं। उनकी सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है, मीठे पानी की झील, ये यहीं पर लोकटक है ये। तो पहला पॉइंट है कि मणिपुर में है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरा, 2 टर्म यहाँ पर बहुत पूछे जाते हैं कि फुमडी, और दूसरा ये है स्वयंप। ठीक, तो स्वयंप पहले समझेंगे कि क्या है। तैरते हुए वृत्ताकार दलदल टाइप के हैं, और इन्हीं के ऊपर जो लोग झुग्गी झोपड़ी टाइप के बना के रहने लगते हैं, या कुछ मैदान टाइप के जैसे घास फूस उगाती है, तो वो फुमडी कहलाते हैं। तो फुमडी क्या है? जब उस पर कोई वनस्पति या कोई निवास हो जाए और जब वो दलदल के रूप में रहे, वृत्ताकार टाइप का दिखे, तो उसे हम स्वयंप कहते हैं। तो ये पूछा जाता है फुमडी और स्वयंप कहाँ मिलता है, तो हम बताते हैं कि फुमडी और स्वयंप जो है वो लोकटक झील में होता है, ये दोनों। तो इसलिए फुमडी और स्वयंप लिख लेंगे, और स्वयंप के आगे चाहे लिख लो तैरता वृत्ताकार दलदल, तैरता वृत्ताकार दलदल। तैरता वृत्ताकार दलदल। इसी लोकटक झील के पास ही एक आपने नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, केईबुल लामजाओ, केईबुल लामजाओ। ये दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय, या जैसे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। लिख लेना, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। और यहाँ पर डांसिंग डियर मिलते हैं, हिरन मिलते हैं, जिन्हें डांसिंग डियर कहते हैं। डांसिंग डियर, ठीक है। इन्हें सांगाई भी कहा जाता है, सांगाई। ये अंतिम प्राकृतिक आवास इनका यही माना जाता है कि अगर यहाँ पर ये निवास नहीं तो बाकी कहीं सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो शंघाई का लिखे अंतिम प्राकृतिक आवास है ये। और ये मणिपुर का राज्य पशु भी है। मणिपुर का राज्य पशु।
यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? अच्छा ठीक है। अब 2 पॉइंट और नोट कर लेना इसमें। एक मैंने आपको पढ़ाया था रामसर साइट, अगर याद हो किसी को। रामसर साइट हम उसे कहते हैं जो वेटलैंड होती हैं, आर्द्र भूमियों से संबंधित क्षेत्र होते हैं, उन्हीं को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिलती है। तो 1990 से इसे रामसर साइट के रूप में मान्यता मिल गई थी, लेकिन जो मानव के कारण खतरे में होते हैं उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। इसी का एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसे 1993 में रखा गया था। तो 2 फैक्ट और लिख लीजिएगा। रामसर साइट 1990 में इसे घोषित किया गया और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 1993 से सम्मिलित किया गया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसे 1993 से सम्मिलित किया गया। तो देखिए क्या क्या याद रखना है कि कभी कोई पूछे कि लोकटक झील, तो 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट याद ये रखना है उसमें कि ये मणिपुर में है, इसकी लोकेशन। दूसरा, अगर कुछ नहीं याद रख पाते हैं तब 2-3 पॉइंट मेन में मणिपुर है। दूसरा, यहाँ का मैंने बताया केईबुल लामजाओ, केईबुल लामजाओ, ये जो नेशनल पार्क है इसे आप याद रखें। तीसरा, अगर हम बोलें तो यहाँ इसमें ही डांसिंग डियर मिलता है, डांसिंग डियर, ठीक। और चौथा एक पॉइंट और ज़रूर याद रखें, फुमडी और स्वैम्प यहाँ मिलते हैं, फुमडी और स्वैम्प, और ये मिलने वाला दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क बनता है। इतने पॉइंट याद रखना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि ये बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है कि कौन सा पार्क ऐसा है जो इसे तैरता हुए पार्क का या तैरता हुए राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। तो हम कहते हैं केईबुल लामजाओ, ठीक है। सेकंड न्यूज लिखेंगे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन। इसका मतलब समझिए, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि कहाँ पर ऐसी सुविधाएं कर दी गई हैं जो, जैसे समझिए ई गवर्नेंस का प्रैक्टिकल हम आपको बताएं। आपको पहले डोमिसाइल बनवाना होता था तो जाके कई अधिकारियों के पास दौड़ना पड़ रहा है, पैन कार्ड के लिए दौड़ना। अब आप अपना ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑनलाइन ही अपना बिजली का बिल पे कर सकते हैं, ऑनलाइन ही पता चले फ़ी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन आप पढ़। तो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं, गवर्नेंस की सर्विसेज हैं, वो कितनी ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से मिलती हैं, इसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट दी गई है कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा, और उसने ये बताया है कि भारत में सबसे ज़्यादा ई गवर्नेंस की सर्विसेज केरला में आई हैं, उसके बाद तमिलनाडु में आई हैं। क्योंकि उसने ग्रुप ए, ग्रुप 2, मतलब ग्रुप बी में स्टेट को डिवाइड किया, तो ग्रुप ए के जो स्टेट हैं उनमें केरल टॉप पर है और तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पर है, और ग्रुप बी के जो स्टेट हैं उनमें उड़ीसा टॉप पर है और यूपी सेकंड पर है। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर टॉप पर है। तो एक तरफ से लिखना शुरू करिए। पहले लिखिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन। मंत्रालय लिखिएगा कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय। अब मैंने बताया कि इसमें 3 श्रेणी में स्टेट को डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए के स्टेट, ग्रुप बी के और यूनियन टेरिटरी। तो ग्रुप जो ए है इसमें केरल ने टॉप किया है और सेकंड नंबर पर जो है वो तमिलनाडु। ग्रुप बी जो है उसने उड़ीसा ने टॉप किया और सेकंड नंबर पर है यूपी। यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, अंडमान निकोबार सेकंड पर है।
उसके बाद तीसरी न्यूज आप लिखेंगे अल्फा फोल्ड प्रोटीन, अल्फा फोल्ड एंड प्रोटीन। अल्फा फोल्ड एंड प्रोटीन। अब पहले तो यही समझना है कि अल्फा फोल्ड क्या है। जो प्रोटीन होती हैं इनकी संरचना कैसी है, इसकी ये भविष्यवाणी करने वाला उपकरण है। तो पहले हेडिंग बना लीजिए अल्फा फोल्ड, इससे पहले क्लियर कर लो। देखिए अल्फा फोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण है। अल्फा फोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण है जो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करता है, जो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करता है। जो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करता है। इसी में एक लिखेंगे डीप न्यूरल नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क, या ऐसे लिख लीजिए यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है। यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है। अब देखिए डीप न्यूरल या न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, जो बिल्कुल मानव मस्तिष्क की भांति काम करता है। जैसे हम अपने मस्तिष्क को इनपुट देते हैं और फिर वो आउटपुट देता है, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क जो कंप्यूटर का है वो मस्तिष्क की भांति ही काम करता है। तो अल्फा फोल्ड प्रोटीन क्या पूछा जाए तो अल्फा फोल्ड क्या है, तो आप बताएंगे प्रोटीन की भविष्यवाणी करने वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण है। और डीप न्यूरल नेटवर्क क्या है, तो आप बताएंगे कि एक कंप्यूटर का प्रणाली है जो वैसे ही बिल्कुल काम करती है जैसे मानव मस्तिष्क काम करता है। अच्छा, इसके क्या फ़ायदा होंगे, थोड़ी सी बातें सुन लीजिए। अगर हमें प्रोटीन की ठीक से संरचना पता चल जाती है, ठीक, तो हमारे लिए बहुत ट्रीटमेंट या वैक्सीन बनाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कोविड की संरचना ही काफ़ी दिन तक नहीं पता चल पाई, तो इसलिए वैक्सीन बनाने में टाइम लगा। कोविड-19 जब आया, इसके बारे में भी कहा जाता है, इसकी जब वायरस की हमें ठीक से संरचना ज्ञात हो गई तो हमने उसके लिए एंटी या जो भी वैक्सीन वगैरह हैं वो ईजिली हमने तैयार कर ली। तो विभिन्न तरीके की बीमारियां होती हैं, तो इन लोगों ने 234 मिलियन प्रोटीन की संरचनाएं तैयार की हैं इसी प्रणाली के तहत। इससे क्या हो जाएगा कि जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं उनके ट्रीटमेंट बहुत आसान होने लगेंगे और बहुत ईजिली उनके लिए वैक्सीन या वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण या उस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं वो शोध कार्य वगैरह इस पर कर लिए जाएंगे। ठीक, तो अल्फा फोल्ड पूछा जा सकता है क्या है, तो प्रोटीन की भविष्यवाणी करने वाले एक उपकरण है। ठीक है, अरे यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? अच्छा, बोल दिया करिए, क्लास की भांति माहौल रहे। वैसे भी अकेले बैठे बैठे बोलने की आदत डलवा रहे हो। शयन अभ्यास अल नजाह एक डाल लीजिए, अल नजाह। केवल यही पूछा जाता है अल नजाह किन किन देशों के बीच होता है, तो भारत और ओमान के बीच होता है। तो आप लिखेंगे इंडिया और ओमान, इंडिया और ओमान के बीच में होता है। ठीक, इसी तरीके से ओमान के और भी कुछ हैं, वो उन्हें आपको लिखना है। ठीक, जैसे एक नौसेना अभ्यास होता है, पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है, नसीम अल बहर, ये नौसेना अभ्यास है जो भारत और ओमान के ही बीच में होता है। एक है ईस्टर्न ब्रिज, ये वायुसेना अभ्यास है जो भारत और ओमान के बीच में होता है।
ये वायुसेना से रिलेटेड है, ये नौसेना से रिलेटेड है और ये आर्मी से रिलेटेड है। चलिए एक मैंने पढ़ाया था, सब लोग आंसर दीजिए। पिच ब्लैक, पिच ब्लैक। हाँ, इसमें ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है केवल, क्योंकि 16 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मेनली ये हो ऑस्ट्रेलिया में रहा। ठीक है, देखिए ये केवल अभी आप पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी तीसरी बार, इसलिए आपको नहीं, जब ये 3 4 5 बार आपके सामने से गुजर जाएंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और ये खूब गुजरेंगे। अभी 1 महीने की 2 महीने करंट आपको टफ लगेगी, फिर करंट में वही घटनाएं बार बार रिपीट लगभग होती हैं, उन्हीं से मिलती जुलती। पिच ब्लैक जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। इसमें 16 देश लगभग भाग लेते हैं, द्विवार्षिक है, ऐसी बात हमने पढ़ाई थी। एक अब और ऑस्ट्रेलिया का लिखने का, पूर्व ऑस्ट्रेलिया हिंद, एक अभ्यास है, पूर्व ऑस्ट्रेलिया हिंद। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, थल सेना का अभ्यास है। एक ओशिन डेक्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में नेवी नौसेना अभ्यास है, ओशिन डेक्स। एक मालाबार सुना होगा, इसके बारे में कई बार डिटेल में पढ़ाएंगे अभी जब होगा। ये कई बार पूछा जाता है, ये 4 देशों के बीच में होता है। इसमें मेन लीडिंग में यूएसए रहता है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें है, जापान भी है और इंडिया। ये चाइना को काउंटर करने के लिए मेनली स्टार्ट किया गया, तो इसलिए मालाबार भी लिख लेना, बहुपक्षीय है और 4 देशों के बीच में होता है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। अच्छा एक और पुराना पूछ ले, मैंने पढ़ाया था एक्स बिनबैक्स, ऐसे करके था कुछ, एक्स बिनबैक्स। बताइए किन देशों के बीच में था ये? कॉपी पलट रहे हैं, कह रहे हैं मिल जा मिल जा मिल जा। अच्छा, वियतनाम और भारत के बीच में, पीछे कुछ याद नहीं कर रहे हैं, वियतनाम और इंडिया, तो लिख लिया करो, कई बार लिखो तभी शायद याद हो जाए। लिख लिया? अच्छा, अगला लिखेंगे ONGC पैरा गेम्स 2022, पैरा गेम्स 2022। देखिए पहली बात तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है, उस स्थान का नाम पहले लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं इसमें क्या क्या है। नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। कौन भाग लेता है ये ध्यान से दें, केवल कारपोरेट कंपनियां और वो कारपोरेट कंपनियां जो तेल या गैस से संबंधित हैं, ऑयल और नेचुरल गैस से संबंधित, उनमें ऐसे लोग, पैरा गेम्स लिखा है आपको पता है, जो दिव्यांग हैं वो लोग केवल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखें नई दिल्ली में हो रहा है और लिख लेना ये बात, कारपोरेट जीवन के सभी क्षेत्रों में, कारपोरेट जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु, दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु एक विशेष मानव संसाधन पहल है, एक विशेष मानव संसाधन पहल है। अब ONGC करवाती है, तो ONGC के बारे में थोड़ी सी बातें लिख लेना कि इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इस समय इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है। ये लगातार 2010 से महारत्न की श्रेणी में है।
महारत्न। पहला जो पैरा ओलंपिक है वो 1960 में रोम में हुआ था, ये भी फैक्ट लिख देना। पहला पैरा ओलंपिक 1960 में रोम में हुआ था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीसी हेडिंग बना लीजिए। सीबीसी क्यों न्यूज में है कि इसके नए प्रमुख बने हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। अब इसके बारे में पढ़ लो थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि ये संस्था बनी कब थी, तो ये 1964 में बनी थी और के संथानम समिति की सिफारिश पर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये के संथानम समिति जो है वो भ्रष्टाचार पर कंट्रोल कैसे किया जाए इस पर, इसके नियंत्रण के लिए गठित की गई थी। तो उसी ने रिकमेंडेशन दी कि एक संस्था बनाई जाए जो सतर्कता आयोग, इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, कि जो भ्रष्टाचार पर नज़र रखे। तो इसलिए इसका गठन पूछा जाता है तो 1964 में हुआ था। लेकिन अभी ये बिल्कुल ऐसे कार्यकारी निकाय है, ऐसे गठित कर दी गई, इसके लिए कोई एक्ट वगैरह पारित नहीं किया गया। लेकिन 2003 में इसके लिए एक्ट पारित किया गया। तो 2003 से हम कहें, हालांकि वो 4 में पारित हो पाया था, एक्ट का नाम 2003 है। तो 2003 से ये विधिक निकाय हो गया, स्टैच्यूटरी बॉडी हो गई, विधिक निकाय। स्टैच्यूटरी में आ गया। तो क्या 2 पॉइंट समझ में आए हैं कि पहले ये कार्यकारी निकाय था, वर्तमान में एक विधिक निकाय या स्टैच्यूटरी निकाय है। बताइए। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, हम सभी निकाय समझा दें यहाँ पे थोड़े से, तो आइडिया हो जाएगा आपको। ये 3-4 आप थोड़ा समझिएगा। एक होती हैं संवैधानिक संस्थाएं, इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। एक होती हैं विधिक, या इन्हें हिंदी में संविधिक भी कहते हैं। इन्हें स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और एक होती हैं कार्यकारी, इन्हें एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। ये किसी न किसी संविधान के अनुच्छेद में इनका उल्लेख होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनेंस कमीशन कहाँ, तो आप कहोगे आर्टिकल 280 में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आप कहोगे 324 में है। तो ये हो गई संवैधानिक निकाय। क्या संवैधानिक सबको क्लियर है? वे संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में किसी अनुच्छेद में होता है वो संवैधानिक है। ठीक है। अब जो एक्ट बनाकर संस्था बना दी जाए वो सब विधिक होते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC बनाया गया। सूचना आयोग जिसे कहते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग। 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, एक्ट आया, संसद ने बनाया, उसी के तहत एक आयोग बना दिया गया। तो ऐसे आयोग को हम विधिक निकाय कहते हैं। इसी तरीके से 2003 में CBC के लिए एक एक्ट आया, तो CBC भी कैसा होगा, स्टैच्यूटरी हो गया या विधिक हो गया। कार्यकारी वे होते हैं जिनमें केवल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, जिसे कैबिनेट कहते हैं या मंत्रिमंडल कहते हैं, वो कोई भी संस्था बना दे। जैसे हमारे यहाँ योजना आयोग ऐसा ही बनाया गया था पहले प्रारंभ, वही योजना आयोग आज नीति आयोग कहलाता है। तो नीति आयोग, इसी तरीके से पहले CBC भी बना दिया गया था कि CBC ऐसा एक निकाय रहेगा जो भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा। अब फर्क क्या हो गया कि विधिक और कार्यकारी होगा तो वो सरकार के अधीन ज़्यादा रहेगा या सरकार के ही रूल्स रेगुलेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। विधिक हो गया तो उसके लिए जो लिखा गया है संसद में वो उन्हें फॉलो करेगा। इसीलिए ये कहा जाता है। ये तीनों समझ में आ गए तो हम आगे समझाएं। अच्छा ठीक है।
इसीलिए अब इसे कहा जाता है ये स्वतंत्र निकाय है। अब हम सीबीसी के बारे में लिखा रहे हैं, पूछा जाता है कैसा निकाय है, तो स्वतंत्र निकाय। इसे ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में, ऑटोनोमस बॉडी। कुछ पॉइंट लिखिएगा जो इसके खूब पूछे जाते हैं और अब कंफ्यूज हो सकते हैं, लिखना ना। दूसरा, केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात उस एक्ट में ही लिखी गई। अब ध्यान से समझिएगा, क्या इसका मतलब बहुत प्रैक्टिकल हो गया। इस पॉइंट को ध्यान से समझें। जब ये कार्यकारी निकाय था, एग्जीक्यूटिव बॉडी था, और अब जब से ये स्टैच्यूटरी बॉडी हो गया, विधिक निकाय हो गया, पहले ये मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी था। मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी का मतलब है कि इसकी रिपोर्ट में मंत्रिमंडल के पास जाती थी। अगर पता चला कि उसी के व्यक्ति फंसे हुए करप्शन में, तो वो उस रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं देता। लेकिन अब तो संसद में जाएगी तो पब्लिकली हो जाएगी, सबको पता चलने वाला है कि क्या किसने कौन कौन करप्शन में भागीदार है। तो इस तरीके की, तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी है। मतलब क्या है कि केवल संसद को अपनी रिपोर्ट वो करेगा, उसके सामने रिवील होगी, उसके सामने रखा जाएगा। चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे पक्ष का हो, सबकी गतिविधियां जो होंगी वो सबके सामने खुलकर आ जाएंगी। तो इसलिए कहा जाता है संसद के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन अपनी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति से संसद में प्रस्तुत करवाता है। अगला पॉइंट यही लिख देना, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए, इसमें एक अध्यक्ष और सदस्य में लिखना ना, अधिकतम 2 सदस्य। अधिकतम का मतलब होता है कि एक भी सदस्य रखा जा सकता है, अधिकतम 2 हो गए, तो 2 से अधिक कभी नहीं रखे जाएंगे। और इस अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो लिख लेना, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन ध्यान ये रखना है, ये ऐसे नहीं करता, एक समिति की सिफारिश पर करता है, और उस समिति का सदस्य पीएम होगा, होम मिनिस्टर होगा और अपोजिशन लीडर होगा, जो विपक्ष का नेता लोकसभा में होता है। ये लोग होते हैं। इतनी बात नोट हो गई सभी के? जी, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है। उस समिति के सदस्य प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। सामने लिखा भी है, लिख लिया सभी ने? कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये इनका कार्यकाल टाइम पीरियड होता है। अपना इस्तीफा ये राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति ही इसे हटा भी सकता है। लेकिन हटाएगा तभी जब सुप्रीम कोर्ट इसे सिफारिश करे इस बात की, या सुप्रीम कोर्ट जांच कर ले। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देता है। लिख लिया सभी ने? ठीक, अगली अब न्यूज लिखेंगे। इतना ही है। सीबीसी के बारे में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहा जाता है, भ्रष्टाचार पर काम करता है। ये सब जगह काम करता है, ओवरऑल ऑल इंडिया में। वो अलग है, ये लोग
वो लोग छोटे मोटे मतलब जेई लेवल के लोग होते हैं जो ये देखते रहते हैं रेगुलेट करने के लिए कि कोई गलत तरीके से तो वो नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जो करोड़पति करोड़ों का घोटाला करते हैं। इसी में एक टर्म अक्सर न्यूज़ में रहता है, आप लोग उसे पढ़कर कंफ्यूज ना हो इसलिए हम यहीं पर लिखा रहे हैं, लिखना व्हिसल ब्लोअर। ब्लोअर होता ही शायद, हाँ ब्लोअर ही होता है। कोई जानता ये क्या है? ऐसा व्यक्ति ये होता है जिस व्यक्ति को जानकारी होती है कि कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है और इस व्यक्ति में ये हिम्मत भी होती है कि ये इस काम का खुलासा करेगा। अब बताइए इस व्यक्ति को क्या ये लोग जीवित रहने देंगे जो क्राइम करते हैं? तो इसलिए हमारे यहाँ व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए एक्ट बना हुआ है बाकायदा कि अगर कोई व्यक्ति व्हिसल ब्लोअर है और वो बताता है तो उसे बाकायदा पूर्ण सिक्योरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो लिख लो व्हिसल ब्लोअर क्या होता है। तो लिखिए एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी, जो किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति हो सकता है, या बाहरी व्यक्ति हो सकता है सेंटेंस रिपीट करिए तो मैं बोल दूं क्या मैंने बोला था। सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति हो सकता है, या बाहरी व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी गलत काम के बारे में जानते हैं, जो किसी भी गलत काम के बारे में जानते हैं जानता है या जानता है और खुलासा भी कर सकता है, और खुलासा भी कर सकता है, और खुलासा भी कर सकता है। एक लिखना मीठी क्रांति। स्वीट रेवोल्यूशन बोलते हैं। किससे संबंधित है? केवल प्रश्न यही बनेगा, किससे संबंधित है? शहद, शहद के निर्यात से लिख लेना, शहद के निर्यात से। या अगर ये ऑप्शन में ना हो तो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। कोविड-19 जब से आया है तब से इम्यूनिटी सिस्टम शायद बोलेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए विदेशों में शहद की बहुत डिमांड है। हमारे यहाँ का 80% शहद केवल अमेरिका में निर्यात कर दिया जाता है, तो अमेरिका जो है वो उससे भी बेहतर पैसा दे सकते हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हैं। तो इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया जाए, उसमें किसानों को जो शहद उत्पादन करते हैं उन्हें, और एपेडा जो एग्रीकल्चर की कंपनी है इन्हें, और केंद्र सरकार, ये तीनों मिलकर काम करें। और जिससे जितना ज़्यादा जगह हम जितनी ज़्यादा मार्केट में इसे अवेलेबल करा देंगे तो उतना ही ये किसानों को या सभी को उचित कीमत मिल जाएगी। उसी के लिए हम मीठी क्रांति लाए हैं। तो शहद निर्यात के लिए ये लाई गई। इसके हम थोड़ा बैकग्राउंड बताएं। ये बहुत पहले से, जैसे 2020-21 में इसे शुरू किया गया था, एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, और ये प्रोग्राम जो था वो 22-23 तक चलना था, 2022-23 तक, 3 वर्ष के लिए। ठीक, क्या प्रोग्राम का नाम था? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। इसके तहत भी पहले कोशिश यही की गई थी कि शहद को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिफाइड किया जाए। जो सबसे ज़्यादा शहद हमारा अमेरिका में निर्यात हो जाता है उसे अदर मार्केट में भी अवेलेबल कराया जाए, तो उससे हमें और बेहतर पैसा मिल जाएगा। तो ये 3 वर्ष के लिए चलाया गया। तो उसी की बिहाफ पर अब मीठी क्रांति स्टार्ट की गई है। तो आप लिख लीजिए, चाहे ये प्रोग्राम का भी नाम लिख लो, पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी साल ख़त्म हो रहा है या अगले साल ख़त्म हो रहा है।
देखिए, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। दो 2020-21 से 22-23 तक ये चला। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। अच्छा, ये मैंने एक न्यूज में पूछ रहा हूँ, पीछे की है, मैंने पढ़ाई है, उस पर एडिटोरियल है आज भी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। थीम इस बार की क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम, जिन्हें नहीं मालूम वो लोग लिखते जाइए। 12 अगस्त को मनाया जाता है। कुछ पॉइंट नोट करिएगा। यूएन ने 1999 में इसे घोषित किया था, 2000 में पहली बार मनाया गया। पहले इतने पॉइंट नोट कर लीजिए। 12 अगस्त को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसे 1999 में घोषित किया, अब पहला 2000 में मनाया गया। इस बार की जो थीम है वो थीम लिख लेंगे, अंतर पीढ़ीगत एकजुटता। अंतर पीढ़ीगत एकजुटता। फिर सभी उम्र हेतु विश्व का निर्माण। राइटर ने इसमें 2 डाले थे एडिटोरियल में, इसीलिए मैंने इसे पूछा है दोबारा। वो एक तो कह रहा है कि जो यंग एज है और ओल्डर एज है, इनके बीच में जनरेशन गैप बहुत बड़ा आ रहा है। कल्चरों को उसने दिखाया कि कल्चर में क्या क्या ये लोग डाइवर्सिटी की नीड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, कि जैसे जो यंग एज के हैं वो सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें कल्चर में ख़राब हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट रहें। एक तो ये। दूसरा, उसने एम्प्लॉयमेंट के लिए कहा है कि जैसे यंग के लिए ठीक एम्प्लॉयमेंट के ये प्लेटफार्म अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ओल्ड एज वालों लोगों के लिए भी जो वो काम करने में सक्षम है उसके लिए भी विकल्प उपलब्ध कराएं। उसने कुछ कंट्रीज़ को डिस्कस किया है कि उन कंट्रीज़ में ऐसे ऐसे प्लेटफार्म हैं। तो इस तरीके की बातें हैं। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को। और इसकी थीम याद कर लेना, इंटर जनरेशन सॉलिडिटी, यही वाला है, अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र हेतु विश्व का निर्माण, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एज। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लो, इंटर जनरेशन सॉलिडिटी, आगे लिखिए क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एज, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एज। क्या? अच्छा, पहली बार कहाँ मनाया गया था? ये पहली बार नहीं होता है, मतलब हर देश में मनाया गया, केवल यूएन घोषित कर देता है दिवस। जैसे योग दिवस घोषित कर दिया, फिर योग दिवस भारत में भी मनाया गया, अन्य देशों ने भी मनाया, ठीक। तो कोई पर्टिकुलर देश नहीं होता है जब इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो अगला लिखिए पार्श्व गायक सुबन्ना, इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ। पार्श्व गायक सुबन्ना, क्यों पढ़ाया था, क्या हो गया था? अवार्ड मिला है कोई? नहीं, हाँ, इनकी निधन हो गया था, ठीक है। तो पता है तुम्हें। वैसे लिखना चाहो तो 2 पॉइंट ऐड ऑन कर लो। एक है काडू कुडर ओडी
लिखें हम काडू कुडर ओडी बेंडीटा। इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और इनकी जो संगीत की शैली है उसका नाम है सुगमा। किस भाषा की ये सिंगर थी? काडू कुडर ओडी बेंडीटा सुगमा शैली है, किस भाषा की थी? कन्नड़ भाषा की। कर्नाटक की बहुत फेमस गीतकार थी। लिख लिया? ठीक है, अगली न्यूज लिखेंगे खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग। देखिए, महिलाओं का खेल में प्रोत्साहन देने के लिए अंडर 21 सफल हुआ, इसलिए ये जो स्टार्ट किया गया है अंडर 16। अंडर 16 ये पहला है जो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में 3 चरण में खेला गया, नई दिल्ली और लखनऊ 2 जगह। तो लिखिए नई दिल्ली और लखनऊ में पहली बार खेला जा रहा है, पहली बार। शुरुआत इसकी यहीं से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हुई है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। और अरबिंदो घोष की 150वीं जयंती मनाई गई है। इतिहास में इन्हें हम पढ़ाएंगे आपको काफ़ी डिटेल में। लिख लेना, महर्षि अरबिंदो घोष की जयंती का नंबर पूछा जा सकता है, तो 150वीं जयंती मनाई गई। एक 150वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही न्यूज़ है। इनमें किसी में किसी को डाउट हो तो पूछें। डाउट कोई किसी को? अच्छा, कल वाला सुन लें फिर। कहना हम तो घर पे बैठे हैं, कॉपी खोल के सुना देंगे। हैं? चलिए, क्या हुआ? अच्छा, लिखो, तुम लोगों को आज मोटिवेशनल लाइन लिखाते हैं 2 बहुत अच्छी। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है? अच्छा, कोई नहीं बोलेगा। है सही है। अरे हम पूछ रहे इस लाइन का मतलब समझे हैं आप लोग? अच्छा, हाँ, क्योंकि इतिहास इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेले ही संकल्प किया था पहले स्टार्टिंग में, ठीक। जिसका भी उठा के देखिए, बाल गंगाधर तिलक को देखिए। और पहली बात तो भारत के बारे में वैसे भी एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि भारत में जो प्रगति है वो अकेलों की प्रगति है, सामूहिक प्रगति करते ही नहीं है लोग, क्योंकि लोग ईर्ष्या में ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप आगे बढ़ने लगे तो आपको गिराने में ज़्यादा उन्हें मज़ा आता है, आपको प्रोत्साहित करने में नहीं आता। और फिर दूसरी चीज़ एक हम और आपको बता दें, जो लोग ये कहा करते हैं कि कलयुग चल रहा है, इससे पहले के युग बहुत अच्छे हैं, उस पर कुछ लाइनें हैं। या बताया करते हैं कि हमारे दादा परदादा और वो सब बहुत अच्छे थे, वर्तमान का युग जो है वो बहुत ख़राब है, ठीक है। लिखिए, तुम लोग को आज मोटिवेट अगर हो जाना तो बहुत हो सकते हो, नहीं होना तो फिर बिल्कुल नहीं। एक लाइन है, अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी। पहली लाइन लिख लो, अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी। सजग रहो, इससे दुर्बलता और दीनता होगी। सजग रहो, इससे दुर्बलता और दीनता होगी। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है। आहा, हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। आहा, हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। तो देखिए, लोग कहते हैं कि सतयुग में कोई काम ही नहीं करना पड़ता था, ऐसा था, सब उतना उत्पादित हो जाता था, सब बस। तो आप समझिए, इन लोगों के पास कोई कर्म क्षेत्र ही नहीं था। हम लोग सब खुद से क्रिएट करते हैं, और खुद सोचिए कि आपको सब कुछ मिल जाए, उसमें उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा आपको लगता है जब आप सेल्फ क्रिएट करते हैं। चाहे कितना भी छोटा हो, सेल्फ क्रिएटिंग एक अलग ही, एक क्रिएटिविटी एक अलग ही अनुभूति देती है। ठीक है, तो आज की सभा समाप्त की जाए। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं।